नीति से पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप सभी का स्वागत है, मैं अदिति सिंह और आप देख रहे हैं गणदेश लाइव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरतमंद टॉपिक पे। जी हाँ, हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आज के इंडियन स्कूल्स और हायर एजुकेशन के हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। साथ ही यह टॉपिक प्रेजेंट ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है। हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये नई नीति पुरानी नीति से अलग कैसे है, इसका विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से नए सुविधाओं को जोड़ा गया है, कौन कौन से नई सुविधाओं को शामिल किया गया है, क्या यह नीति पुरानी नीति से बेहतर है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, बस बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में एक मूल अंतर है कि पुरानी शिक्षा नीति 10+2 प्रणाली का उपयोग करती थी, जबकि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 पैटर्न को शामिल किया गया है। 5+3+3+4 पैटर्न, इसमें 4 स्टेजेस होंगे। पहला स्टेज फाउंडेशन स्टेज, यह होगा 5 साल का, 3 इयर्स प्री प्राइमरी या आंगनवाड़ी के, और बाकी के 2 साल क्लास 1 एंड क्लास 2। इस स्टेज के बच्चों से कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। साथ ही उनकी पढ़ाई को खेल कूद के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से ही कराया जाएगा। साथ ही उनके बुक्स को अगर हम कंपेयर करें पुरानी नीति से, तो उनके बुक्स को काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। इसकी करिकुलम NCERT द्वारा की जाएगी। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी स्टेज, यह होगा 3 साल का, क्लास 3 टू क्लास 5। इसके बाद आएगा मिडिल स्टेज, यह भी होगा 3 साल का, क्लास 6 टू क्लास 8। इन दोनों स्टेजेस के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद लास्ट आएगी सेकेंडरी स्टेज, यह होगा 4 साल का, क्लास 9 टू क्लास 12। मैं आपको बता दूं कि सरकार पहले पुरानी नीति के अनुसार GDP का सिर्फ 3% ही शिक्षा पर इन्वेस्ट करती थी, जबकि इसे अब बढ़ाकर नई शिक्षा नीति में 6% कर दी गई है। यानी कि अब सरकार 6% GDP का शिक्षा पर इन्वेस्ट करेगी। क्लास 5 तक अब बच्चे अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे, यानी कि अब इंग्लिश की अनिवार्यता, इंग्लिश की नेसेसिटी को अब खत्म कर दी गई है। यह खुद में ही काफी बड़ा परिवर्तन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 5th तक मराठी, संस्कृत, बंगाली या कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, तो अब वो यह कर सकता है। बेसिकली इंग्लिश की नेसेसिटी को खत्म कर दी गई है। क्लास 6 के बच्चे अब कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे। क्लास 6 के बच्चों को अब कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही क्लास 6 के बच्चे अब इंटर्नशिप कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, अगर कोई बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है, वह किसी पेंटर के पास जाके अपने स्कूली पढ़ाई के दौरान ही वहां से इंटर्नशिप कर सकता है। इफ एनी स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर, अगर किसी को सॉफ्टवेयर में काफी इंटरेस्ट है, तो वह बच्चा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर वहां से स्कूली पढ़ाई के दौरान ही वहां से इंटर्नशिप कर सकता है। अब क्लास 9 से क्लास 12 तक की एग्जाम सेमेस्टर वाइज ली जाएगी। साल में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स को ऐड करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। ये शायद इसलिए किया गया है क्योंकि पहले अगर पुरानी नीति की हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट, जो फाइनल एग्जाम होता था, उसी के मार्क्स को फाइनल रिजल्ट माना जाता था। इसलिए बच्चे सिर्फ एग्जाम, फाइनल एग्जाम के कुछ मंथ पहले ही पढ़ाई करते थे। लेकिन अब अगर एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे और साल में 2 सेमेस्टर होगा, तो बच्चों को पूरे साल पढ़ाई करना पड़ेगा। अब बुकिश नॉलेज पर कम और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि अब नो मोर रट्टा मार। अब बच्चे इंग्लिश या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज में अपने एग्जाम को लिख पाएंगे। संस्कृत के पढ़ाई को अब ज्यादा जोर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 10th के बाद, पुरानी नीति के अनुसार हमारे पास 10th के बाद 3 स्ट्रीम्स हुआ करती थी, और हम उन स्ट्रीम्स में से कोई एक स्ट्रीम चूज करते थे और आगे का पढ़ाई करते थे। लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दी गई है, यानी कि हम बच्चे अब अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चुन सकेंगे और पढ़ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं,
कॉमर्स के साथ बायो पढ़ सकते हैं एंड सो ऑन। अगर हम पुरानी नीति की बात करें तो हमें इन तीनों स्ट्रीम्स में से कोई एक चूज करना पड़ता था। अगर कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, अगर कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, कोई साइंस पढ़ रहा है तो वो कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, कोई कॉमर्स पढ़ रहा है तो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता एंड सो। अब इस स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। चलिए ये सब थी स्कूल की सुविधाओं की बातें। अब हम चलते हैं कॉलेजेस में और देखें कि आखिर ग्रेजुएशन के समय हम बच्चों को कौन कौन सी सुविधाओं से रूबरू कराया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 इयर्स एंड 4 इयर्स के कोर्स ड्यूरेशन में बांट दिया गया है। यानी कि अगर हम पुरानी नीति की बात करें तो पहले अगर अपने ग्रेजुएशन को अगर बीच में ही छोड़ते थे तो हमें फिर से उसे रीस्टार्ट करना पड़ता था, अगर फ्यूचर में अगर हम उसे फिर से स्टार्ट करना चाहें। लेकिन ये नई नीति स्टार्ट होने के बाद, नई नीति लागू होने के बाद अगर हम अपने ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ते हैं तो हमें एक डिग्री दी जाएगी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं और बीच में उस ग्रेजुएशन को छोड़ते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को यूज करके हम फ्यूचर में उस कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि सेकेंड ईयर से स्टार्ट करके अपने उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड ईयर करके अपने ग्रेजुएशन को छोड़ना चाहते हैं तो हमें एक डिप्लोमा दिया जाएगा और इस डिप्लोमा का यूज करके हम फ्यूचर में अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है तो हमें फिर से रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि थर्ड ईयर करके अपने डिग्री को हम ले सकते हैं। अगर हम थर्ड ईयर कंप्लीट करके अपने ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हैं तो हमें बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। अगर हम फोर्थ ईयर करके अपने बैचलर्स की डिग्री लेना चाहते हैं तो हमें एक रिसर्च की डिग्री के साथ, रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ हमें ये बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। इनमें उन बच्चों को बेनिफिट होगा जो कॉलेज के दौरान ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। अब स्कूली शिक्षा की तरह ही ग्रेजुएशन में भी हम अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स को चूज कर सकेंगे, अपने मनपसंद डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज कर सकेंगे और पढ़ सकेंगे स्कूल की पढ़ाई की तरह ही। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था कही गई है। इसमें अगर हम किसी भी कोर्स को बीच में लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और बीच में छोड़ना भी चाहेंगे तो वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को बनाया जाएगा। इस क्रेडिट बैंक के अनुसार हम एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ ही कर पाएंगे और अगर हम किसी कोर्स को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो उस मार्क्स को इस क्रेडिट बैंक में जमा कर दिया जाएगा एंड इन फ्यूचर अगर हम उस कोर्स को फिर से वापस कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस मार्क्स को उस क्रेडिट बैंक से लेकर उसमें ऐड कर हमें रिजल्ट दी जाएगी। यह सब ऑनलाइन होगा, डिजिटल होगा। अब उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही उन पेरेंट्स के लिए खुशखबरी है जिन्हें फीस को लेकर चिंतित होते थे। अब कोई भी स्कूल या कॉलेज एक निश्चित फीस से अधिक फी नहीं ले पाएगी। चलिए इसी के साथ हम एक नजर डालते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, हमारे MHRD रमेश पोखरियाल निशंक सर और उनकी टीम ने आखिर इस नई शिक्षा नीति पर क्या बोला। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। जैसे कि हमारे सचिव स्कूली शिक्षा और सचिव उच्च शिक्षा ने विस्तार पूर्वक सभी बातों को सूत्र रूप में रखा है और हमारे बड़े भाई आदरणीय जावड़ेकर जी जो इस मंत्रालय में और इस शिक्षा नीति से तब से लेकर लगातार जुड़े रहे हैं, जिनके समय में, जिनके मार्गदर्शन में ये काफ़ी आगे बढ़ी और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श, विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, आज ऐतिहासिक दिन है। 34 साल के बाद देश को एक नई शिक्षा नीति मिली है। मैं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के माध्यम से
पुरानी शिक्षा नीति के मुकाबले हम नई शिक्षा नीति में कहाँ हैं, जो बड़े परिवर्तन हैं वो क्या हो रहे हैं उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में, और इसका क्या आउटकम रहेगा, कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से नए संस्थान खुलेंगे, इस पर एक प्रेजेंटेशन है सर, ज़्यादा लंबा नहीं है, इट इज़ 11 slides. I'll just give you the background that starting with the University Education Commission way back in 1948, there was Secondary Education Commission followed by Kothari Commission. And Kothari Commission was the one which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगी, और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो कुल मिलाकर हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था अब ऐसी होगी कि हम स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स को यूज करके देश के लिए बड़े से बड़े आविष्कार कर पाएंगे। वैसे किसी ने ठीक ही कहा है कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है, तो चलो बेहतरी के लिए आशा है। चलो देखते हैं कि आखिर ये नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए और हम में से सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या काम करती है। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।